नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। देश विदेश के जाने मांगे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को बुलाते हैं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद आपके डर को दूर करके आपको जागरूक करना है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम टॉप स्टोरी का रुख कर रहे हैं। आखिरकार देशवासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 2 वैक्सीन को एक साथ मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी भी कई शंकाएं लोगों के मन में है, कई सवाल लोगों के जहन में है। खासकर भारत बायोटेक की वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब उसका फेज 3 ट्रायल चल ही रहा है तो बिना डेटा के मंजूरी आखिर क्यों दी गई? क्या वो सुरक्षित है या नहीं? इधर एक और खबर आई कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तहत दी जा सकती है। कोवैक्सीन जो है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को जो वैक्सीन बनाने और बेचने का लाइसेंस दिया है, उसमें लिखा है कि 12 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग को ये वैक्सीन जो है वो दी जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि भारत बायोटेक ने फेज 2 में 12 से 18 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल किया था, जिसकी जानकारी जो है वो अब जाकर ही सामने आई है। तो कई तरह के सवाल जो हैं भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं। तो हम सीधे रुक कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर वीके पॉल हैं, सदस्य हैं नीति आयोग के। डॉक्टर पॉल, यहाँ पर सबसे पहला सवाल भारत बायोटेक पर सवाल उठ रहे हैं कि उसके ट्रायल के डेटा सामने हैं नहीं, फिर भी मंजूरी दे दी गई। ये भी साफ नहीं है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कितनी एफिकेसी का दावा कर रही है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहीं जल्दबाजी में दी गई है ये मंजूरी? कोवैक्सीन को जो फैसला दिया गया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने जो दिया है, साइंटिस्ट ने दिया है, हमारे रेगुलेटर ने दिया है, उसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि ये फैसला उन्होंने एक एक्सटेंसिव डेटा जो कि प्री क्लिनिकल फेज से आया है और फेज 1, फेज 2 और जितनी फेज 3 हुई है उसके बेस के ऊपर आया है। उसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं कि ये बिल्कुल वैक्सीन सेफ है। दूसरी चीज बिल्कुल साफ है कि ये इम्यून रिएक्शन, अंदर जो पॉजिटिव इम्यून रिएक्शन है वो पैदा करता है। तीसरी चीज ये भी उसमें बिल्कुल साफ है कि ये वैक्सीन, क्योंकि पूरे वायरस का ही वैक्सीन है, डेड वायरस का, तो जो इम्यूनिटी पैदा करता है वो बहुत ही जो एंटीजन है वायरस के, प्रोटीन्स हैं, उसके अगेंस्ट पैदा करता है, एक के अगेंस्ट नहीं करता जैसे कि दूसरे वैक्सीन करते हैं कि वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट तो बनाता ही है, लेकिन और बहुत सारे प्रोटीन है, एम प्रोटीन है, एनवेलप प्रोटीन है, रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके ऊपर, उन सब के ऊपर एक मल्टी प्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देता है और उस तरह से वो यूनिक है और टी सेल इम्यूनिटी भी दिखाता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक होलिस्टिक इम्यूनोजेनिसिटी इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आता है कि किस बेस पे आगे ये डिसीजन लिया गया इस साइंस के ग्रुप ने। उन्होंने देखा है कि क्योंकि ये एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स पैदा करता है तो ये हमारे लिए एक स्पेशल वेपन हो गया कि अगर किसी वजह से स्पाइक प्रोटीन बेस्ड जो वैक्सीन है उनमें कोई कमी आती है किसी म्यूटेशन से, जो आज नहीं आई, लेकिन इसका खतरा पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे इसके बारे में कि क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन बहुत सारे एंटीजन को रिस्पॉन्स करता है और बहुत तरह की एंटीबॉडी बनाता है, तो अगर कोई म्यूटेशन एक आधी एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज भी करता है या काम नहीं करने देता, फिर भी ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा। तो इसको आप ट्रीट करिए कि ये स्पेशल वेपन है। और हम लकी हैं कि हमारे देश में ही पूरा आईसीएमआर की और भारत की मदद से ऐसा वैक्सीन की चॉइस है हमारे पास, और उसमें वर्डिंग भी यूज की गई है कि ये ऑप्शन हमें अवेलेबल हो गई है। तीसरी चीज भी बहुत जरूरी है समझना, वो ये है कि जब इस वैक्सीन को दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ बातें आपने कही कि फेज 3 अभी चल रही थी, तो उसके पहले लेके आए हैं, तो अगर ये वैक्सीन इस्तेमाल किया जाएगा तो वो उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि क्लिनिकल ट्रायल में इच्छा से व्यक्ति उसमें ज्वाइन करेंगे और लेंगे और उनका फॉलो अप होगा। कहने का मतलब यह है कि ये एक डिसीजन, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भारत की रेगुलेटर ने लिया है कि एक मेन वैक्सीन लाइसेंशियर हो गया, वो भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, उसमें भी फेज 3 पूरे होने हैं, लेकिन वो एक तरह से चला है। और ये वैक्सीन जिसकी की स्वभाव में ये यूनिक गुण हैं, उसको लेके एक क्लिनिकल ट्रायल मोड में एक और कंडीशन जुड़ी, उसमें इसको लागू करने की रास्ता आज खोला गया है।
तो अगर हम दोनों वैक्सीन को जोड़ें तो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक है और ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच ली गई है पब्लिक हेल्थ के लिए। जी, तो डॉक्टर पॉल, क्या लोगों को ये बताया जाएगा कि कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं? अगर मुझे वैक्सीन लेना है, मैं ऐप के जरिए रजिस्टर करूं या मुझे कॉल आए, तो क्या ये बताया जाएगा? क्या मेरे पास ये विकल्प होगा चुनने का कि मुझे कोवैक्सीन नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड ही लगवाना है? पहली बात है कि ये ऐच्छिक होगा, वॉलंटरी होगा वैक्सीन लगाना, ये सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया गया है। दूसरी बात है कि आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि आपको कौन सा वैक्सीन मिल रहा है, और ये भी आपको याद दिलाई जाएगी कि इसी वैक्सीन को आपने दूसरी डोज लेनी है, दूसरी नहीं लेनी है। तीसरी बात यह है कि किस तरह से हम रोल आउट करेंगे दोनों को। तो वो जो पार्ट है कि कहाँ और कैसे दोनों वैक्सीन चलेंगे, वो अगले कुछ दिनों में बिल्कुल एक प्रोटोकॉल की तरह क्लियर कर दिया जाएगा। अब एक चीज याद रहे कि जैसे अभी कुछ महीनों तक जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविशील्ड वैक्सीन ही बहुत हद तक आगे आएगा, क्योंकि उसकी मात्रा और उसका स्टॉक पाइल कोवैक्सीन के स्टॉक पाइल के मुकाबले में कई गुना है और कैपेसिटी भी कई गुना है। तो मेन स्टे हमारा कोविशील्ड ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में ये ऑप्शन स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की तरह हमारे पास अवेलेबल हो गई है और उसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में इन्वोक किया जाएगा और बता के किया जाएगा। तो इसको आप एक डबल प्रॉन्ग एक अप्रोच लेके चलेंगे, और हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये चॉइस एक्सरसाइज करने की ताकत है आज है। और ये भी बात सही है कि जो ट्रायल सीरम का कोविशील्ड का भी पूरा होना है, वो भी डेटा आएगा, और उससे इंपॉर्टेंट जो भारत का ट्रायल 3rd फेज का चला हुआ है, उसमें 20,000 लोगों को वो डोज लग गई है। बाकियों को उसका जो फॉलोअप होगा वो भी होगा, और जैसे जैसे एविडेंस और आता है वो भी सामने लिया जाएगा और उसके फैसले किए जाएंगे। तो आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच लेकर चलिए, मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच लेकर चलिए, और एक स्ट्रेटेजिक वैक्सीन सिक्योरिटी की अप्रोच लेकर चलिए, particularly in the light of the fact that there could be mutations which could jeopardize some of the potential vaccines in future. जी, डॉक्टर पॉल, भारत बायोटेक को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। आप और हम जानते हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भारत बायोटेक के वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बदलाव किया गया। क्या आपको लगता है कि डेटा को लेकर और पारदर्शिता होनी चाहिए थी? ज्यादा भरोसा होता अगर ज्यादा डेटा सामने आता तो लोगों में? भारत बायोटेक की स्टडीज तो ICMR मॉनिटर कर रहे हैं, साथ में जुड़ के कर रहे हैं, और इनफैक्ट उनकी क्लियर कट पब्लिकेशंस तो एक के बाद एक आती रही हैं जहां तक काम हुआ है। इसी प्रकार फेज 3 जो ऑनगोइंग ट्रायल है, उसका डेटा भी एग्जैक्ट जो होगा वो भी सामने आएगा। वो एक नॉर्म है, उस नॉर्म को फॉलो किया जाएगा। और जैसे मैंने आज चेष्टा करी है एक्सप्लेन करने की, तो जितना डेटा है सामने उसी के बेस पे ये फैसला हो रहा है। लेकिन ये याद रहे कि जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड यूज की बात में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। नॉर्मल टाइम में वैक्सीन 7-8 साल में बनता है, 10 साल में बनता है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है। उन सब रूल्स को अडॉप्ट करते हुए साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, एक विंडो ऑफ मेकिंग पॉसिबल वैक्सीन्स with benefits outweighing any potential risk जो करी गई है एक फ्रेमवर्क, उसी के अंतर्गत हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं और WHO ने इसका वेलकम किया है। तो ये श्योर करना चाहेंगे कि जो एक वैक्सीन सेफ है, जो इम्यूनोजेनिसिटी को कॉम्प्रिहेंसिव इम्यूनोजेनिसिटी को दिखाता है, और जो एक तरीके से आगे की पद्धति में बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको एक ऑप्शन की तरह सामने जो लाया गया है, ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये वैक्सीन होल वेरिएंट वैक्सीन जो है बाकी देशों के पास उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर पॉल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये तमाम जानकारियां हमसे साझा की। लेकिन हमारे साथ आप डॉक्टर हेमंत देशमुख भी जुड़े हुए हैं, डीन है KEM अस्पताल मुंबई के। डॉक्टर देशमुख, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब, ये जो शंकाएं लोगों के मन में आ रही हैं वो आप तक भी पहुंची होंगी, आपसे भी तमाम मरीज जो हैं इन शंकाओं को लेकर सवाल पूछते होंगे। यहाँ पर हमने नीति आयोग के डॉक्टर पॉल से अभी बातचीत की, वो कह रहे हैं कि तमाम जो डेटा सामने आए हैं उसके आधार पर ही मंजूरी देने का फैसला किया गया है भारत बायोटेक को जो है। आपकी राय मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो भारत में कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है।
संभाविता होने की जी डॉक्टर हेमंत, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश यही है कि आपसे संपर्क ठीक से हो जाए ताकि जो जानकारियां हैं वो दर्शकों तक ठीक तरीके से पहुंच जाएं। तो यहाँ पर हम डॉक्टर पॉल से एक और सवाल यहाँ पर हम ले सकते हैं। जी डॉक्टर हेमंत देशमुख, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो आप अपना जवाब पूरा करें। कोवैक्सीन को लेकर ही मैं पूछ रही थी। इस भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसकी लिमिटेड डेटा है और इसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है। इसकी डेटा जो है वो लिमिटेड स्टेटा पे है। लिमिटेड डेटा में जितना भी हो सकता है उतना इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा आया नहीं है, लेकिन सेफ्टी का डेटा इसमें आया है। जो कोविशील्ड वैक्सीन में इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी दोनों डेटा रेडी है। जी डॉक्टर हेमंत, तो इसका मतलब आप यहाँ पर यही कह रहे हैं कि क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोविशील्ड है वही पहले दिया जा रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में क्या क्योंकि वो दिया जा रहा है और उसको सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी राहत की खबर इसीलिए है, इसलिए उतना डरने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो यंगर पॉपुलेशन में दे सकते हैं और कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो उसे हम जरा एल्डरली ग्रुप में देने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ऐसे होगा कि एल्डरली एज ग्रुप में जो आता है और उसे हम अगर कोवैक्सीन देते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट्स यानी एडवर्स इवेंट्स होने की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। थोड़ा और अगर आप इसको विस्तार से समझाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि साइड इफेक्ट को लेकर भी कई बातें जो हैं वो लोगों के मन में आ रही हैं और हम रोज जो है दर्शकों के जो सवाल लेते हैं उनको यही लग रहा है कि क्या उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन्हें कोरोना हो चुका है वो भी बहुत सवाल उनके मन में है कि क्या उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं। ये तो मैं 3 लेवल्स पे बताऊंगा। पहली लेवल ये है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो इंडियन मेड वैक्सीन नहीं है, लेकिन उसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन थ्रू सीरम इंस्टीट्यूट दिया गया है। ये वैक्सीन है जो वायरस इनएक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन कोविशील्ड जो है वो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी डेटा काफी रोबस्ट है, इसलिए वो वैक्सीन ज्यादा लोग प्रिफर करेंगे। और जो कोवैक्सीन है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी डेटा अभी तक पूरी रोबस्ट नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा कि उसकी एडवर्स इवेंट ज्यादा होंगे ऐसा नहीं बिल्कुल है, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड वायरस होने की वजह से ये काफी सेफ होने की संभावना है। और ये सेफ होने की संभावना से ही एल्डरली एज ग्रुप में लेने की हम सिफारिश तो बिल्कुल करेंगे। और दोनों में से अगर कोई वैक्सीन नहीं लेता है तो ऑब्वियसली हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल डेवलप हो चुकी है। और जो पब्लिक है इन्हें अगर वैक्सीन चूज करना है तो यंगर एज ग्रुप में कोविशील्ड वैक्सीन चूज करनी है और एल्डरली ग्रुप में कोवैक्सीन चूज करनी है। इसकी डेटा जब ये आएगी, फेज 3 ट्रायल्स का पूरा रोबस्ट डेटा आ जाएगा कोवैक्सीन का, तभी हमें पता चलेगा कि एडवर्स इवेंट्स इसमें ज्यादा है या नहीं है। जी डॉक्टर देशमुख, एक और सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे कि हम देख रहे थे कि मुंबई में काफ़ी राहत की खबर देखने की आई है, जो कि कई महीनों के बाद 500 के लगभग मामले यहाँ पर आए हैं। क्या वजह आप देख रहे हैं यहाँ पर? क्या कहीं टेस्टिंग की में भी कुछ कमी आई है जो मामले कम हुए हैं? टेस्टिंग की वजह तो नहीं है, लेकिन ये जो 3 कोविड जैसे हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, हम हाथ सैनिटाइज करते हैं, सेफ डिस्टेंस रखते हैं और मास्क पहनते हैं। आई थिंक आप बम्बई में कभी भी कहीं भी चले जाओ, आपको लोग मास्क पहने हुए ही मिलेंगे। और यहाँ जो रात का जो कर्फ्यू है वो भी काफी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है। इसकी वजह से बम्बई में पूरे शहर में कोविड की जो संख्या है काफी कम है। और इतना ही नहीं कि कोविड की जो क्रिटिकल पेशेंट्स है वो भी काफी कम मात्रा में दिखे जाते हैं। और आपने तो सुना होगा कि लास्ट 3 डेथ्स एक दिन में पूरे बंबई में हुए थे कोविड को लेके। तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी जो सीरियस इफेक्ट्स जो होते हैं कोविड के, वो काफी कम मात्रा में दिखाई देते हैं अभी।
जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर साहब ब्रिटेन को लेकर भी आ रहा है, जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर कई सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठ रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बच्चों में जो है वो स्ट्रेन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और कई तरह की रिसर्च जो है वहाँ के वैज्ञानिक ब्रिटेन के वो कर रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चों में असर डाल रहा है। ये बहुत खतरनाक तो नहीं है, लेकिन जो कोविड था उसका जो स्ट्रेन था उसके मुकाबले ये बहुत तेजी से बच्चों में फैल रहा है। तो क्या जब हमारे देश में भी नए स्ट्रेन वाले मामले यहाँ पर आए हैं, क्या आपके सामने भी ऐसी कोई चीजें आई हैं या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है हमारे देश के संदर्भ में कि क्या ये जो नया स्ट्रेन है ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ज्यादा संक्रमित हो रहा है बच्चों में? इंडिया में तो और मुंबई में बिल्कुल घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो यूके का स्ट्रेन है उसे हम जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम RT-PCR का सैंपल कलेक्ट करेंगे उसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजते हैं। अभी जितने भी हम लोग ने सैंपल भेजे हैं उसका नतीजा आना बाकी है और एक हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं लगता है कि ये वायरस का स्ट्रेन इंडिया या बंबई में ज्यादा जोर से फैलेगा, और खास करके तो चिल्ड्रन में या बच्चों में ये वायरस का स्ट्रेन दिखना काफी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब भी ये स्ट्रेन आएगा और जब भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये स्ट्रेन का आइसोलेशन होगा, तभी हम एडिक्वेट स्टेप्स लेने की पूरी कोशिश तो बिल्कुल करेंगे। जी, स्कूलों को लेकर आप अगर संक्षेप में बता सकें, आपको क्या लगता है, क्या अभी स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए? जो नया स्ट्रेन है इसको देखते हुए मामले कम हुए हैं वो भी सबके जहन में है। जब तक ये यूके का जो नया स्ट्रेन है आइसोलेट नहीं होता है इंडिया में काफी मात्रा में, तो तब तक तो रेड फ्लैग नहीं करेंगे हम लोग। और स्कूल अगर ओपन करना है या नहीं करना है, हम 31 जनवरी के बाद ही उसका डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेन अगर बच्चों में दिखता है तो स्कूल तो अभी नेक्स्ट 2 या 3 महीने के लिए ओपन करना नामुमकिन होगा। काफी मात्रा में अभी स्कूलों में तो पूरा डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल टीचिंग हो रहा है, तो अभी हम इसकी बिल्कुल संदेह नहीं है कि हम स्कूल बिल्कुल जल्दी चालू करना चाहिए। हम बिल्कुल आराम से इसके डिसीजन लेंगे। अगर ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेन यूके का बच्चों में ज्यादा दिखेगा तो हम बिल्कुल स्कूल को ओपन करना नहीं चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत देशमुख, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला और तमाम जानकारियां आपने साझा की, और उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियां जो है हमारे दर्शकों के काम आएंगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानिए आपके भेजे सवालों के जवाब, हमारे साथ खास एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस हिस्से में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर हेमंत देशमुख, डीन है KEM अस्पताल मुंबई से। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल देहरादून से पूछेंगे निधि। नमस्कार, मेरा नाम निधि शर्मा है और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को 3rd फेज के ट्रायल के डेटा के बिना मंजूरी दे दी गई है, तो ऐसे में इस वैक्सीन को कितना सुरक्षित माना जाए? धन्यवाद। आप वापस बता सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, वो वही पूछ रही है कि 3rd फेज का अभी जो डेटा है वो सामने आया नहीं है भारत बायोटेक का, कोवैक्सीन का, ऐसे में कितना सुरक्षित इसे माना जाएगा, मंजूरी मिल गई है तो? जैसे हमने अभी बताया है कि कोवैक्सीन का डेटा जो है सेफ्टी डेटा तो आ चुका है, सिर्फ उसकी इम्यूनोजेनेसिटी जो होती है, यानी हम वो कोवैक्सीन लेकर कितनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ये डेटा आना बाकी है। लेकिन जैसे भी ये डेटा आ जाएगा तभी ये बिल्कुल सेफ रहेगा। कोवैक्सीन भी, कोविशील्ड के वैक्सीन और कोवैक्सीन में बिल्कुल फर्क है, तो जितना भी डेटा आता है उसके हिसाब से ही उसको रेकमेंड किया जाएगा। जी, अगला सवाल गाजियाबाद से पूछेंगे पीयूष। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उन लोगों को भी वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा क्या? धन्यवाद। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर जिसको भी कोरोना हो गया है उसे एंटीबॉडीज कोरोना के अगेंस्ट डेवलप हुई है या नहीं है, ये हम ब्लड टेस्ट करके जान लेते हैं। अगर उनमें काफी मात्रा में अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है तो उसको कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन लेने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी वो रुक सकते हैं और उसको पूरा कोविशील्ड या कोवैक्सीन के जरिए से वापस इम्यूनिटी बनी रहेगी, यही एक फायदा होगा उसका।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत देशमुख, आप हमसे जुड़े और तमाम जानकारियां आपने साझा की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी जो वैक्सीन को लेकर उठ रहा है, उस पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि तमाम वैज्ञानिकों को, तमाम डॉक्टर्स को बुलाएं और आपके शक और सवाल जो हैं उन्हें दूर करें। तो फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला है, लेकिन तब तक आपको एहतियात जरूर बरतना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।